हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वह यूजीसी नेट और यूपी हायर एजुकेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने इकाई खंड 1 को लिया है। वैसे देखा जाए तो जो यूजीसी नेट और यूपी हायर एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग एक है। तो ये दोनों वर्गों की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों में समानता है, थोड़ा सा यूपी हायर में थोड़ा सा बदलाव है, फिर भी उसे एक ही मान के पढ़ा जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत जो हिंदी भाषा और उसका विकास है, इस खंड को मैंने लिया है। जिनके पास सिलेबस होगा वो इसको देख सकते हैं कि 6 चीज़ों पर विचार किया गया है इस खंड में। पहला है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। इसके अलावा हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी के विविध रूप, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा के प्रयोग विविध रूप से कौन कौन से हैं, और देवनागरी लिपि, इस पर पूरा बातचीत करना है। ठीक है, तो आज मैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बातचीत करूंगा। इसे दूसरे शब्द में ये कहा जा सकता है कि जो हिंदी भाषा की जो नींव है वो यही है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन तीनों का अध्ययन करना है और इनके जो अंदर विभाजन किया गया है उसका भी। ठीक है, तो जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसमें परिवार शब्द भी जुड़ा रहता है। तो जब हम भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो उसके समानांतर द्रविड़ परिवार भी आता है। तो द्रविड़ नाम से एक खिलाड़ी था, राहुल द्रविड़, तो जितने लोग जानते होंगे वो साउथ के थे। तो दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि द्रविड़ परिवार जो है वो भारत के दक्षिण भाग का जो हिस्सा है, वहाँ की जो भाषा बोली जाती है वो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो उसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, ट्रिक से। बाकी तो चीज़ों को याद करके आप रख सकते हैं। और भारतीय आर्य भाषा की पृष्ठभूमि पर बातचीत करते हुए ध्यान देने की ज़रूरत ये है, आज मैं थोड़ा सा लिख कर बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे लिखने के पहले से लिखा हुआ पढ़ाने में तो ठीक रहता है, लेकिन अगर एक क्लास का रूम दिया जाए, क्लास का रूप दिया जाए तो एक अलग उसका महत्व होता है और बच्चों को समझ में भी आता है। ठीक है, तो मैं एक क्लास का माहौल देने का प्रयास किया हूँ। एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो फिर वो दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखिए और जो हिंदी की पृष्ठभूमि है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो पूरा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो भारतीय आर्य भाषा है इसके 3 चरण हैं। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि भारतीय आर्य भाषा के कितने चरण हैं या कितने कालखंड हैं, तो 3 है इसका उत्तर। ठीक, कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच है। ध्यान रहे कि जो समय का विभाजन है वो ईसा पूर्व में है, ईस्वी में नहीं है। मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है, काल विभाजन है, वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच है। कई किताबों में यह 1500 ईसा पूर्व भी दिया है। जैसे हरदेव वारिक की किताब पढ़ेंगे या फिर वासुदेव नंदन त्रिपाठी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये 1500 भी दिया है। तो ध्यान रखें, विकल्प में अगर 2000 नहीं है तो वहाँ पर 1500 ईसा पूर्व भी सही हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 2 विभाजन किया गया है। पहला है वैदिक संस्कृत, जिसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच।
वैदिक संस्कृत जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। इसके जो टॉपिक है, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि वैदिक संस्कृत जिसके अंतर्गत वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई होगी, वो इस संस्कृत के अंतर्गत आएगा। ठीक है। वैसे कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने किया था, बल्कि वह अपौरुषेय था। ठीक है। तो लिखने के लिए लिख सकते हैं वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब वैदिक संस्कृत के समय के हैं, जिसका समय ये है। दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। एक मैं गुजारिश करूंगा कि जो नए बच्चे हैं, मतलब कि एमए में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी उनको अपेयरिंग में है, तो वो इसको नोट भी कर सकते हैं समझने के साथ साथ। और जो पुराने लोग हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वो इसको समझें और फिर अपने मन में उसको बैठाएं, और जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा कुछ इसमें याद करने का, उसे अपनाएं, ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल सही कर आएँ। मेरी पूरी यही कोशिश है कि आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करें, ताकि आप आगे निकलें और नौकरी पाएँ। ठीक है। तो लौकिक संस्कृत, जाहिर सी बात है कि ये वैदिक संस्कृत से थोड़ा अलग होगी। लौकिक संस्कृत, इसमें जो रामायण, महाभारत और नाटक लिखे गए। जो रामायण महाभारत है, अमूमन तौर पे सब बोलेंगे कि ये संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इस सही मायने में ये लौकिक संस्कृत में है। इसके अलावा संस्कृत की खास विशेषता ये रही है कि इसमें संगीतात्मकता रहती है। जो भी आप श्लोक देखते होंगे, अगर उसको कोई गा कर नहीं पढ़ेगा तो ये नीरस लगेगा। संस्कृत के जितने भी आप टीचर्स देखे होंगे या फिर उसको पढ़ने वाले देखे होंगे, वो लोग इसको गाते हैं संस्कृत भाषा को। संस्कृत बिना संगीत के नीरस भाषा कही जा सकती है। दूसरा है, इसमें ये संयोगात्मक भाषा है, मतलब विभक्तियों के साथ जुड़कर इसमें शब्द बनते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, तो ये एक ही में जुड़ा हुआ है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसमें जो पद होते हैं उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, आगे पीछे ये सब लिखे जा सकते हैं। जैसे राम गच्छति, गच्छति राम, इस टाइप से भी होता है। ठीक है। तो ये है। और अगला है चौथा, कि इसमें तत्सम शब्दों की काफ़ी प्रधानता है। तो मोटे तौर पर आप संस्कृत के बारे में भी जान गए, उसका जो समय है उसके बारे में भी जान गए, और ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, इसके बारे में भी जान गए। ठीक है। अब हम बातचीत करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। धैर्य बना कर रखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगी और परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मध्यकालीन, इसको भी उसी तरह के से अपनाया गया, जैसे आप राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, उसी तरीके से भाषा का भी अध्ययन इन 3 कालखंडों में बांट कर किया गया, जिसमें कि मैंने पहले में के बारे में बातचीत कर लिया। दूसरा है, इसका जो समय है ये है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी मैंने समय बताया वो सब कोई 2000 है, तो कोई 1000 है, तो कोई 500 है, तो कोई फिर 1000 है। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये ईसा पूर्व और ईस्वी का ही कमाल है। इसी चीज़ को आपको याद रखना है कि कौन कालखंड पूरा ईसा पूर्व में है, कौन ईस्वी में है। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है वो तो पूरा ईसा पूर्व में है, उसमें तो कोई डाउट होने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसका जो एक कालखंड है वो ईसा पूर्व में है, फिर बाद में वो ईस्वी में आ जाएगा। तो इस तरह से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पाली, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी।
शुरू हो गया ईस्वी। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछ देता है कि पाली का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, पाली को सर्वाधिक प्रतिष्ठित करने का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो महात्मा बुद्ध को है। बुद्ध ने अपना जितना भी उपदेश, शिक्षाएं, साहित्य, ये सब लिखा, वो सब पाली में लिखा। ठीक है, तो पाली कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो इसका उत्तर होगा पाली में दिया था। ठीक, पाली का दूसरा नाम मागधी है। श्रीलंका में इसे मागधी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध जो है ये मगध से है। ठीक, तो श्रीलंका के लोग तो मगध को ही ठीक से जानते हैं। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो पाली है ये मागधी है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मागधी किस भाषा का दूसरा नाम है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये है। अब क्योंकि जो संस्कृत थी वो तत्सम प्रधान भाषा थी, लेकिन पाली को महात्मा बुद्ध ने क्यों अपनाया? क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा रही, ये जनसाधारण की भाषा रही। तो उन्होंने सोचा कि अपना उपदेश इस जनसाधारण की भाषा में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा लोगों तक वो उपदेश पहुँचेगा। ठीक, वरना वो संस्कृत को अपना सकते थे। संस्कृत के बारे में आप जानते हैं कि ये एक खास वर्ग की भाषा थी और इसका क्षेत्र जितना व्यापक होना चाहिए था उतना नहीं था। इसीलिए उन्होंने पाली में को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक, ये आप याद रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है। दूसरी भाषा जो है वो है प्राकृत। इसका जो समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने पाली का प्रचार प्रसार किया, उसको अपनाया, उसी प्रकार एक दूसरा व्यक्तित्व उसी समय का महावीर स्वामी ने अपने उपदेश को देने के लिए, उपदेशों को पहुंचाने के लिए, आम जनता में पहुंचाने के लिए, जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक है, महावीर स्वामी, कई बार सवाल पूछ दिया जाता है ये, इसको आप नोट कर लीजिए, समय भी नोट कर लीजिए। और प्राकृत को किसने अपनाया और पाली को किसने अपनाया, ये दोनों अंतर आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, पाली को 5 उपवर्गों में भी बांटा गया है, जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक मैंने फार्मूला बनाया है, उसको आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे आपके गांव में कोई एसपी हो और वो मैम हो, ठीक है, एसपी मैम, वैसे तो रटने के लिए आप रट सकते हैं, लेकिन फार्मूला के हिसाब से समझ लेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक वो बात बैठी रहेगी। एसपी मतलब सौर सेनी, यस मतलब सौर सेनी, पी मतलब पैसाची, एम मतलब महाराष्ट्री, ए मतलब अर्धमागधी और मागधी। तो प्राकृत के 5 स्वरूप हैं: सौर सेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। ठीक, तो इसे याद करने की ज़रूरत है। जो इसमें सौर सेनी है, इसको मध्य देश की भाषा कहा जाता है। तो सौर सेनी के हिसाब से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मध्य देश है ये किस भाषा का दूसरा नाम है, तो इसका उत्तर होगा प्राकृत, या फिर विकल्प में दिया रहेगा सौर सेनी, तो उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तीसरी भाषा जो इसमें है मध्यकालीन भाषा में, वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी, ये सब एक दूसरे
से मिलती जुलती हैं, बहुत कम अंतर है इन सब में, तो इसीलिए एक साथ लिख दिया गया है। अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच है। ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में अपभ्रंश। कई बार इसको सती में भी सवाल पूछ देता है कि छठी सती, जो लोग जानते होंगे छठी शताब्दी भी इसको कई बार बोल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अपभ्रंश जितना भी आदिकाल की रचनाएं हैं वो सब रासो ग्रंथ हों, और जितनी भी रचनाएं हैं वो सब अपभ्रंश में हैं। कुछ रचनाएं अवहट्ट में हैं, जैसे विद्यापति की और गोरखनाथ इत्यादि की जितनी रचनाएं वो सब पुरानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और वैसे भी जो सिद्ध थे उनकी या नाथ थे, उनकी भाषा को संधा भाषा का एक अलग भाषा है, उसका नाम दिया गया है, लेकिन मोटे तौर पर ये पुरानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे जो आदिकाल है ये साहित्यिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है और भाषिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका आदिकाल यहीं से शुरू होता है, जिसमें अपभ्रंश भाषा में लिखी रचनाएं हैं, अवहट्ट में लिखी रचनाएं हैं और पुरानी हिंदी में लिखी रचनाएं हैं, और उसका समय भी यहीं से शुरू होता है। वैसे कहा जाता है कि हिंदी भाषा की जो वास्तविक शुरुआत है वो सन 1000 ईस्वी से मानी जाती है, लेकिन उसके पहले धीरे धीरे उसकी पृष्ठभूमि बनने लगती है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। और आखिरी जो आर्य भाषा है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो तीसरा है। जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो इसमें हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं आती हैं। अब अन्य भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है? जैसे कि बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, मराठी, ये सब अन्य भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हिंदी के भी 5 उपभाषाएं हैं। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 हैं। ठीक, पहला राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इसको भी याद कर सकते हैं। जब हम अगला टॉपिक जो हिंदी के विविध रूप हैं या फिर हिंदी के भाषिक स्वरूप पर बातचीत करेंगे, तो और भौगोलिक विस्तार, हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है उसके अंतर्गत और विस्तार से बातचीत करेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें कि जिस तरह से प्राकृत के 5 भाग किए गए थे, उसी तरह से अपभ्रंश के भी 7 भाग किए गए हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अपभ्रंश के कितने भाग हैं, तो वो हैं 7। तो याद कर सकते हैं SP, BK, मैम। अब ये हो गया सौरसेनी, पैसाची, ये हो गया ब्राचड़, ये हो गया खस, ये हो गया महाराष्ट्री, ये हो गया अर्धमागधी और ये मागधी। तो इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो अंतर है प्राकृत के विभाजन में और अपभ्रंश के विभाजन में, वो 2 ही है, ब्राचड़ और खस। तो अब ब्राचड़ और खस को दिमाग में रखिए कि ये सब अपभ्रंश से संबंधित है। ठीक है, तो मुख्य रूप से मैंने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बारे में बातचीत किया। उनके अंदर जो भी विभाजन है उस पर भी विचार किया। तो जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो धीरे धीरे आपको
क्लियर हो गई होगी और आपका हिंदी के प्रति जो उसका जो नींव है वो भी मजबूत हुआ होगा, जिसको आधार बनाते हुए हम आगे भी इस सिलेबस पर बातचीत करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। कई बार सवाल पूछ देता है कि हिंदी का जो विकास है उसका एक क्रम है होता है, उसको लिखिए। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये तीन है यहाँ तक, ये क्या है? संयोगात्मक। और जो अपभ्रंश है ये क्या है? वियोगात्मक। बहुत बार सवाल पूछ दिया जाता है कि अपभ्रंश का जो स्वभाव है वो किस तरह का है, संयोगात्मक है कि वियोगात्मक है? तो वियोगात्मक है। और अपभ्रंश से हिंदी आई है तो इसका भी स्वभाव वही है, वियोगात्मक। ठीक। बचपन के समय में हम लोगों को बताया जाता था कि जो हिंदी है वो संस्कृत से पैदा हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट बता दिया जाता था कि संस्कृत से पैदा हुई है, बीच में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन सब का जिक्र नहीं होता था। लेकिन आज क्लियर हो गया होगा कि जो हिंदी की सबसे नज़दीक जो भाषा है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश में ये अवहट और पुरानी हिंदी भी आते हैं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा उसमें अंतर है लेकिन वो है। तो ये सीधे सीधे संस्कृत नहीं है। हाँ, बाद में जब हिंदी उर्दू विवाद इत्यादि होने लगा तो संस्कृत के शब्द कुछ दो धाराएं हो गई थी, एक अरबी फारसी के शब्द मिला रहे थे, दूसरा संस्कृत के शब्द। तब लगता है कि सीधे सीधे हिंदी संस्कृत से है, वरना बीच में ये सभी भाषाएं मौजूद थी उस समय। तो उम्मीद है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित अगर कोई भी सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है। और आगे हम नए नए टॉपिक्स पे बातचीत करते रहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं या फिर हमारे मित्र हैं उन्होंने कमेंट्स किया कि निम्नलिखित टॉपिक्स पर बनाएं, जैसे कि अष्टछाप पर बातचीत कीजिए, तार सप्तक पर बातचीत करिए, या जो दर्शन पर आधारित हैं, जो भक्ति काल में बहुत सारे दर्शन हैं उन पर बातचीत कीजिए, और रस तत्व को लेकर जिन्होंने आचार्यों ने विचार किया उस पर बातचीत कीजिए। तो जल्दी ही हम इन टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और आपने इतना धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।